पूरी बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सुहानी और उसके दोस्त ये सब देखते रह जाते हैं। अगले पल विवेक का मोबाइल भी बजता है। वो जैसे ही मोबाइल अपने कान पर रखता है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कुछ देर बाद विवेक कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही विवेक निशा और सुहानी से कहता है, युवराज सर सच कह रहे थे, एएसपी सर इज सेफ नाउ। विवेक की बात सुनकर निशा कंफ्यूज होकर कहती है, और ये बात तुम्हें कैसे पता? विवेक संजीदगी के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने अभी युवराज सर के डैड मिस्टर यशवंत दीवान को अरेस्ट किया है। विवेक निशा और सुहानी को देखते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने मिस्टर यशवंत दीवान को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनते ही निशा और सुहानी शॉक्ड रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर विवेक को देखने लगते हैं। विवेक भी इस वक्त उन दोनों की तरह ही शॉक में था। कुछ देर तक उन तीनों के बीच एक खामोशी बनी रहती है और फिर आखिरकार निशा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, लेकिन एएसपी सर ने मिस्टर यशवंत दीवान को क्यों अरेस्ट किया? उस दिन जो 1000 लोगों के किडनैपिंग वाली न्यूज़ वायरल हुई थी ना, उसके होस्टेजेस मिस्टर यशवंत दीवान के एक बंगले में मिले हैं। उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया गया है। इसका मतलब उस न्यूज़ आर्टिकल में जो लिखा था वो सच था? विवेक हाँ में अपना सर हिला देता है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या युवराज सर भी इन सब में इन्वॉल्व थे? युवराज सर का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस ने पद्मिनी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? निशा और विवेक यही सब बातें कर रहे थे, लेकिन सुहानी किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। उन दोनों की बात में सुहानी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये सब होने के बाद युवराज कैसा होगा? सुहानी को युवराज की बहुत फिक्र हो रही थी। रात के 10 बजे थे। युवराज आज फिर से भैरवनाथ की गुफा के बाहर खड़ा था। गुफा के अंदर जाकर युवराज देखता है कि भैरवनाथ अपनी साधना में लीन है। इससे पहले युवराज जब भी उस गुफा में जाता था भैरवनाथ को पता चल जाता था, लेकिन आज भैरवनाथ अपनी साधना में इतना लीन था कि वो युवराज के वहां जाने पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। भैरवनाथ का रेस्पॉन्स ना मिलने पर युवराज उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहता है। युवराज के ऐसा कहते ही भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। ये खबर सुनकर उसकी आंखों में चमक थी। वो खुशी और हैरानी के साथ युवराज से कहता है, शाबाश, तुमने उस साए को रोककर बहुत बड़ा काम किया है। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक पुलिस ऑफिसर ने उन लोगों को आजाद कर दिया जिनकी बलि वो साया देने वाला था। भैरवनाथ एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहता है, पुलिस वाले ने आजाद किया? फिर तो वो अफसर बड़ा बहादुर होगा जिसने उस साए को मात दे दी। ये सुनकर युवराज को अर्णव की याद आ जाती है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए युवराज कहता है, अब आगे क्या? हमने उसे बलि देने से तो रोक लिया है, लेकिन आज रात से उसकी शक्तियां फिर से बढ़ने लगेंगी। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ, आज अमावस्या की रात है। आज से उस साए की शक्तियां फिर से बढ़ने लगेंगी। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? वो लड़की। लेकिन सुहानी उस साए को कैसे रोक सकती है और उसके पास ये शक्तियां कहां से आई? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता और किसी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, उस साए को कैसे खत्म करना है ये सिर्फ वो लड़की जानती है, और उसे ये शक्तियां कहां से मिली ये भी वही बता सकती है। ये सुनकर युवराज को निशा की बात याद आ जाती है। निशा ने कहा था कि सुहानी को अब उसके बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। युवराज अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं था, इसीलिए वो ये बात भैरवनाथ को नहीं बताता। युवराज इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी भैरवनाथ उससे कहता है, क्या हुआ युवराज, तुम क्या सोच रहे हो? मैं बस यही सोच रहा था कि अगर डैड ने लालच ना किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत नहीं था। वो फौरन कहता है, नहीं युवराज, अगर यशवंत ने लालच नहीं किया होता तब भी तुम यहीं खड़े होते। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे याद है उस रात डैड ही मुझे उस फिशिंग वेल के पास लेकर गए थे और उस रात से ही ये सब शुरू हुआ है। भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, नहीं युवराज,
जो तुम जानते हो वो आधा सच है। अगर यशवंत उस रात तुम्हें वहां लेकर नहीं जाता तो भी वो साया तुम तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। युवराज हैरानी से भैरवनाथ को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ आखिर कह क्या रहा है। भैरवनाथ युवराज के चेहरे को देखकर उसके मन की बात समझ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस साये ने तुम्हें ही क्यों चुना? युवराज बिना कुछ सोचे जवाब देता है, क्योंकि मेरे डैड खुद मुझे उसके पास लेकर गए थे। भैरवनाथ युवराज की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं, बात ये नहीं थी। अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या बात थी? बात सिर्फ यशवंत के लालच की नहीं है। तुम अलग हो। तुम में कुछ ऐसा है जो वो चाहता है। तुम्हें लगता है कि यशवंत तुम्हें उसके पास लेकर गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने खुद तुम्हें चुना है। लेकिन मुझ में ऐसा क्या है कि उसने मुझे चुना? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता। उसे खुद भी पूरी बात ठीक से नहीं पता थी, इसीलिए वो कुछ भी कहने से बच रहा था। युवराज अपनी बात दोहराते हुए कहता है, ये सब डैड की वजह से ही हुआ है। अगर वो मुझे उसके पास नहीं लेकर जाते तो ये कभी नहीं होता। मुझे लगता है उस साये ने तुम्हें ढूंढा है और ऐसी परिस्थिति बनाई कि तुम खुद उसके पास जाकर उसे आज़ाद करो। कैसे, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन कोई तो बात है जो हमसे छिपी हुई है और वो बात सिर्फ यशवंत जानता है। युवराज भैरवनाथ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो आज तक अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि पूरी गलती उसके डैड की नहीं थी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो यशवंत उससे सालों से छुपाते आ रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है। युवराज अपनी सोच में डूबा ही था, तभी भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अगर इन 6 महीनों में तुम खुद को उससे आज़ाद नहीं कर पाए तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगी और तुम्हारी बलि से मिलने वाली अपार शक्ति से वो अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द उस श्राप से मुक्त होना ही होगा। भैरवनाथ की बात पूरी होते ही युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। अगली सुबह सेंट थॉमस कॉलेज में सन्नाटा फैला था। इस खामोशी की वजह वहां हो रहा एग्जाम था। सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में बैठकर सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे थे। एग्जाम खत्म होने में बस आधा घंटा बाकी था। युवराज अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ काम कर रहा था। पहले तो युवराज हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन क्लास लेने के लिए कॉलेज आया करता था, लेकिन सुहानी के आने के बाद ये बात पुरानी हो गई थी। अब युवराज रोज ही कॉलेज आता था और अपने ऑफिस का काम भी कॉलेज में ही पूरा कर लिया करता था। युवराज अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सुहानी के आसपास ही बिताना चाहता था, जिससे वो सुहानी के बारे में और कुछ जान सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। यशवंत दीवान के अरेस्ट होने के बाद अब युवराज कॉलेज का प्रोफेसर होने के साथ साथ वहाँ का ट्रस्टी भी बन गया था। कॉलेज का ये सन्नाटा पुलिस की सायरन की आवाज़ से टूट जाता है। माहौल शांत होने की वजह से सायरन की आवाज़ पूरे कॉलेज में गूंजने लगती है। एक पुलिस कार कॉलेज के गेट के अंदर आकर रुकती है। कार से अर्णव और गोपाल बाहर निकलते हैं। अर्णव की हालत अभी ठीक नहीं लग रही थी। उसके दाएं हाथ की हथेली में एक मोटी सी पट्टी बंधी थी और उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर कुछ चोट और कुछ गहरे खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्णव पर किसी ने बेरहमी से हमला किया है। उसके जख्म बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे कल के ही हों। इतने जख्म होने के बाद भी अर्णव के चेहरे पर अभी भी जंग जीतने वाली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और देखा जाए तो ये अर्णव की जीत ही तो थी। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया था, वो काम अर्णव ने कर दिखाया था। उसने युवराज दीवान को हराया था और वो युवराज को उसकी हार का एहसास दिलाने ही यहाँ आया था। गोपाल अर्णव के साथ ही वहाँ आया था। गोपाल के शरीर पर भी 1-2 चोट के निशान दिख रहे थे, लेकिन चोट से ज़्यादा घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अर्णव कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। कॉलेज के अंदर जाते ही अर्णव सीधा युवराज के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। अर्णव बिना नॉक किए युवराज के ऑफिस में चला जाता है।
गार्ड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नव को रोक पाना उसके बस का नहीं था। ऑफिस में बैठे हुए युवराज लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी अर्नव वहां आता है और युवराज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अर्नव की इस बदतमीजी के बाद भी युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है। अर्नव के पास खड़ा गोपाल ये सब देख रहा था। अर्नव ने सोचा था कि उसकी इस हरकत से युवराज गुस्से से लाल हो जाएगा, लेकिन युवराज को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्या हुआ मिस्टर युवराज, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? अब जाकर युवराज लैपटॉप से अपनी नजर हटाता है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव को देखते हुए कहता है, एएसपी सिंह, क्या आपको पता है कि उस कॉलेज के पास ही हमारा एक स्कूल भी है? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आई थिंक आपको वहाँ कुछ दिन जरूर जाना चाहिए। अर्नव को युवराज की बात समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन क्यों? वहाँ के केजी क्लास के बच्चों में भी ये मैनर है कि किसी के रूम में एंटर करने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं। युवराज की ये बात अर्नव को किसी तीर की तरह लगती है। आज तक किसी ने उसकी इतनी रॉयल तरीके से बेइज्जती नहीं की थी। अर्नव का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। वो भी युवराज की इंसल्ट करने की इंटेंशन से कहता है, पुलिस वाले क्रिमिनल से कब से परमिशन लेने लगे? युवराज अनजान बनते हुए कहता है, यहाँ क्रिमिनल कौन है? अर्नव डेविल स्माइल के साथ कहता है, आपके डैड। मेरा मतलब है आपके डैड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें क्रिमिनल कहा जा सकता है। और आप उन्हीं के बेटे हैं, तो जाहिर है आप भी इन सब में इन्वॉल्व होंगे। अर्नव के मुंह से अपने डैड के लिए क्रिमिनल वर्ड सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता है। वो खुद को कंट्रोल में रखते हुए अर्नव से कहता है, एएसपी सिंह, मुझे लगता है कि आप पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, तभी आईपीएस ऑफिसर बन पाए हैं, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। आपका क्राइम और क्रिमिनल को लेकर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। युवराज की इस बात से अर्नव अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो गुस्से में अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज में युवराज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी अपने डैड की तरह इन्हीं इलीगल काम में लगे हुए हो। जैसे तुम्हारे डैड को अंदर किया है ना, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन जेल के अंदर डाल के ही रहूंगा। अर्नव की ये बात सुनकर युवराज बिल्कुल आराम से कहता है, ठीक है, फिर जब आपके पास कोई ढंग का सबूत हो तो यहाँ मुझे अरेस्ट करने आ जाना। आई विल वेट फॉर यू। युवराज को इस कंडीशन में भी इतना काम करते देखकर अर्नव अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यशवंत दीवान के अरेस्ट हो जाने के बाद भी युवराज इतना शांत कैसे बैठा है। अर्नव को खामोश देखकर युवराज कहता है, एएसपी सिंह, इफ यू डोंट माइंड, मुझे बहुत काम है। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप जा सकते हैं। युवराज के एक एक शब्द अर्नव के गुस्से को बढ़ाते जा रहे थे। अर्नव गुस्से में लाल होकर कहता है, युवराज दीवान, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। ये कहते हुए अर्नव युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। जैसे ही अर्नव दरवाजे की तरफ 2-3 कदम बढ़ाता है, अर्नव का मोबाइल बजता है। वो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखता है। अर्नव के पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था जिससे उसे उन हॉस्टेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस कॉलर की मदद के बिना अर्नव इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर सकता था। अर्नव उस कॉल को आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सामने से कोई जवाब नहीं आता। अर्नव कई बार फोन पर हेलो हेलो बोलता है, लेकिन आज उसे सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब अर्नव अपनी आवाज़ ऊंची करके हेलो कहता है तो उसे अपने ही मोबाइल से खुद की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से अर्नव शांत हो जाता है और हैरानी से वहीं खड़ा रह जाता है। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। कुछ सोचते हुए अर्नव युवराज की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि युवराज अपनी ही जगह बैठा है और उसके हाथ में एक मोबाइल है। जैसे ही अर्नव की नज़र युवराज के मोबाइल पर जाती है, युवराज मोबाइल स्क्रीन अर्नव की तरफ कर देता है। अर्नव देखता है कि युवराज के मोबाइल पर अर्नव का ही नंबर कॉल पर है। ये देखकर अर्नव हैरान रह जाता है। अर्नव इस वक्त जो देख रहा था उसे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता। युवराज अर्नव की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ईगो था वो अर्नव को शर्मिंदा कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।